न्यूज यूनिवर्सल, सच और निष्पक्ष हिंदी समाचार। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार दीमक की तरह चल रहा है। इसका खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से मांगी गई सूचना से उजागर होता है। सिद्धार्थनगर जनपद में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के विषय में वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव आकर जिले में फल फूल रहे भ्रष्टाचार के विषय में अपना विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, जिसमें खुनियाव विकासखंड सहित अन्य स्थानों का विवरण है। सुनिए वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी का विचार। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज शाम 9:30 बजे आपसे लाइव होंगे और तमाम विषय वस्तु पर आपके समक्ष अपनी बात को शेयर करना है। जो भी बात आपके समक्ष रखना है वह तथ्यों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, और सोशल मीडिया से कुछ बातें सामने आई है जिसे उसे भी कोट करेंगे और इसके आधार पर ही आपके समक्ष तमाम विषय वस्तु रखना चाहते हैं और आशा भी करते हैं कि आप सभी के द्वारा उन तमाम विषय वस्तु पर और जो भी प्रकरण आपके समक्ष रखे जा रहे हैं आप विचार करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमें आकलन करना होगा कि वर्तमान समय में भी क्या हम अपने आप को यह कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के आकंठ में नहीं डूबे हुए हैं। समाज भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से नहीं डूबा, मैं तो कहता हूं आंशिक भी छोड़ दे, पूर्ण रूप से नहीं डूबा है। इन तमाम विषय वस्तु पर बात रखेंगे। आज सबसे पहले, जैसा कि आज मेरा जनपद कई बातों को लेकर चर्चा में रहा, सबसे पहले जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई उसमें सुनने में आया 8 से 9 लोग हमारे यहाँ साल भर या परीक्षा देने वाले लोग पकड़े गए। इसका डाटा अभी तक आया नहीं, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरे लिए मेरे जनपद में आज शायद एक एनकाउंटर हुआ, जो भी जिसके लिए भी जनपद आज पूरा दिन चर्चा का विषय रहा। और इन तमाम विषय वस्तु के साथ जो सुनने में अभी खबर आई और जो मैं आपके समक्ष आज लाइव हुआ, उसका एक उद्देश्य यह भी रहा कि संभवतः विकासखंड खुनियाव में शायद कार्यालय के बगल में किसी आवास में आग लगने की घटना शॉर्ट सर्किट से होने के संबंध में एक आवेदन और एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। संभवतः एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हुआ या नहीं यह जांच का विषय है। घटना क्या हुई इसके बारे में भी बहुत जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो लखनऊ में हूं, विशेष परिस्थितियों में उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन जो मुझ तक खबर आई और जो स्थिति है, अगर यह जान के किया गया, इन तमाम विषय वस्तु पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं और आपको कहीं न कहीं इस माध्यम से अवगत भी कराना चाहते हैं कि वर्तमान समय में यह तो जनपद की डाटा है, आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम प्रदेश और देश की बात करें, स्थितियां सब जगह है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर 9 साल भर पकड़े गए हैं या 8 जो भी है, अगर पकड़े गए हैं तो यह निश्चित है कि प्रशासन के एक उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी है और एक तरह से हम अभी कह सकते हैं कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, ऐसे लोगों को पकड़ने में सफल रहा। प्रथम बात पे हम अगर बात करें कि आज भी अगर लोगों को यह भय नहीं है कि सारे परीक्षाएं कैमरे की नज़र में कराए जाने का प्रावधान है, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, फिर भी लोगों के अंदर भय नहीं है, तो कहीं न कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारी कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे न्यायालय में जिस प्रकार से न्याय पद्धति अपनाई जा रही है, जिस प्रकार से आज भी निर्णय दिए जाते हैं, जिस प्रकार सुनवाइयों में तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और वर्षों तक किसी छोटे से छोटे विषय वस्तु पर निर्णय नहीं आते हैं, या अगर हम कहें बड़े से बड़े कायम, अब तो खैर कुछ विषय वस्तु में देखने में आया कि निर्णय जल्दी आने लगे, ऐसे तमाम विषय वस्तु हैं। इनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ यह भी जांच का विषय है और क्या है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आता हूं सबसे पहले एक अपना जो जिसके लिए मैं आपके समक्ष लाइव हुआ, वह आज मुख्य रूप से मैं खुनियाव के संबंध में हूं। हम सबसे पहले खुनियाव और पूरे जनपद में विगत 6 वर्षों में जो क्रय किया गया, मैं उसका डेटा रखते हुए हल्का सा फिर खुनियाव पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 18, 19, 19-20 से इन वित्तीय वर्षों में जो राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, 14वां वित्त, अभी मैं केवल 3 वित्त पे आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद बहुत से फंड आए, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे तमाम फंड आए जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर केवल इतने फंड की बात कर दें, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, 14वें वित्त से संबंधित, तो तकरीबन 1000
32 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक इस हमारे 1100 समथिंग ग्राम पंचायतों में यह धनराशि आई। हमने जीएसटी पे भी शिकायत भी करी, जीएसटी पे कई बार वार्ता भी हुई। अगर हम जीएसटी चोरी की ही बात करें, इसी धनराशि पर अगर हम स्लैब 12% लें, तकरीबन 100 करोड़ से अधिक रुपए की जीएसटी चोरी की गई। अंदाजा लगा सकते हैं अगर अरबों की जीएसटी जनपदों से हो रही है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी। इस पे मैं पूरे डेटा के साथ निश्चित है हो सकता है कल या आने वाले समय में पूरा डेटा रखूंगा, क्योंकि यह टैक्स आपके द्वारा दिया गया है। निसंकोच हम सरकारों का अगर इस लोकतंत्र में उन्हें कहीं न कहीं इलेक्ट करने का हमारा अधिकार है, तो लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है, जागरूकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उन्हें अपना मतदान करें और 5 वर्षों के लिए मनमानी करने के लिए छोड़ दें। हमारा दायित्व तो यह भी है कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी हम कहीं न कहीं अपनी निगाह रखें और सूचनाओं के माध्यम से उनके किए गए कार्यों को भी अवलोकन करें। यह सभी लोक सेवक हमारे ही बीच के हैं। समाज में जो प्रवृत्ति पनपती है, समाज में जो प्रचलित होता है, इसका कहीं न कहीं अंश सभी पर होता है। अब मैं खुनियाव के संबंध में आता हूं। खुनियाव में हमने 5 RTI लगाई थी। यह आयुक्त ग्राम विकास से हमने मांगी थी। यह डेटा रखना आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा अगर आप सजग हों, शायद आप उन सभी किस प्रकार से भ्रष्टाचार किए जाते हैं, किस प्रकार से करोड़ों करोड़ अरबों रुपए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, और कहीं न कहीं इसका मूल कारण है कि आज आप शिक्षा जैसी, अगर ट्यूशन जैसी बात करें तो 18% जीएसटी दे रहे हैं। आप आटा जैसे, खाने जैसे, दवाइयों जैसी चीजों पे जीएसटी देने को विवश है। आपके द्वारा दी रही जीएसटी का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, आपके द्वारा इनकम टैक्स का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, यह मैं उन 5 ग्राम पंचायतों के डेटा के साथ रखना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं निसंकोच यह आप सभी से रिलेटेड है। आप मुझे थोड़ा अवसर देंगे और अगर हमसे कोई कमियां होती है तो मुझे जरूर सजेस्ट करेंगे और अपनी जो भी विचारधारा है इसमें जो मेरी कमी हो आप जरूर कमेंट करेंगे। मैं 5 आवेदन लगाया था आरटीआई से संबंधित, और राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, 14वां वित्त और स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे तमाम बिंदुओं पर हमने सूचना चाहिए। जिसपे मैं जो आंकड़े रख रहा हूं यह 5 ग्राम पंचायत सचिवों से था। आदरणीय श्री विकास कुमार चौधरी जी, आदरणीय श्री अतुल सिंह यादव जी, आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी, आदरणीय श्री पीयूष पांडे जी और आदरणीय श्री राकेश पाठक जी द्वारा जो ग्राम पंचायतें, जो क्लस्टर आवंटित की गई हैं, इससे संबंधित सूचनाओं की हमने डिमांड करी थी और ये राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त संबंधित अभिलेखों की हमने मांग करी थी। सबसे पहले इन ग्राम पंचायतों में विगत इन वर्षों में क्या किया गया है, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त के कितने धनराशि आए और कितने धनराशि व्यय किए गए, मैं जरूर चाहूंगा 2 मिनट में इसकी डेटा आपके पास रखूं और आप इसका अवलोकन करें। और जिस प्रकार से अगर वास्तव में आज अभिलेखों के छुपाने के दृष्टिकोण और अभिलेखों के कहीं न कहीं दबाने के दृष्टिकोण से ऐसा कृत्य किया गया है, निसंकोच यह वही बात हुई कि गलती थोड़ी सी और इतना बड़ा बढ़ाकर कहीं न कहीं और दंड का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री विकास चौधरी जी द्वारा देखे जा रहे ग्राम पंचायत के संबंध में आपसे वार्ता करना चाहता हूं। उनके यहाँ कितनी धनराशि आई और कितना व्यय किया गया, यह आपको जानना चाहिए और इसी के संबंध में फिर आगे हम बात करेंगे कितने अभिलेख प्रस्तुत किए गए, माननीय आयोग ने क्या कहा और उसके बाद क्या कार्यवाही की गई, क्या मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और जांच अधिकारियों द्वारा अपरोक्ष रूप से इन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया, इन्हें अवसर दिया गया और अभी तक जांच क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुआ, इस पे भी मैं वार्ता करूंगा। आयुक्त ग्राम विकास ने सीधे पुनः आदेश दिया है पूरे जांच के, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आदरणीय श्री विकास कुमार चौधरी जी द्वारा जो 17 ग्राम पंचायतें देखी जा रही हैं, यह 3 क्लस्टर है। मैं ग्राम पंचायतों को बताता चलूं और डेटा प्रत्येक वर्ष से बताने से अच्छा है मैं पूरा बताऊं कितना व्यय किया गया है। लटेरा ग्राम पंचायत जिसमें व्यय धनराशि 1,42,54,093 रुपए। उसके बाद बनगाई में 1,39,21,261। धोबहा मुस्तहम में 1,32,80,417 है। बेनीपुर नानकार में 1,32,01,923। भटगवा में 1,25,00,718 है। गिरधरपुर में 1,16,09,807। मैनहवा में 1,09,76,455। धौरहरा में प्रसादी खात में 1,05,57,202 रुपए। मानादेई में 1,39 रुपए।
बहादुरपुर में 99,777 रुपये, इटवा वन में 94 लाख समथिंग। इस प्रकार अगर हम 17 ग्राम पंचायतों की बात करें, इन 17 ग्राम पंचायतों में कुल 17,57,39,547 रुपये व्यय किए गए। जैसा आप सभी जानते हैं, कोई भी कार्य कराने के लिए और कार्यों के संबंध में जो अभिलेखों का एक निर्धारण किया गया, क्या अभिलेख होने चाहिए, मैं उस पर भी थोड़ा आपको आकर्षित कराना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कितने अभिलेख होने चाहिए? अगर कार्य कराए जाने हैं, अगर क्रय किए जाने हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कराए और क्रय किए जाने के संबंध में निविदा होती है। और निविदा का संबंध यह है कि जो 1 लाख से अधिक का है उसका कहीं न कहीं क्रय किए जाने के संबंध में अलग अलग कीजिए। मैं सीधे बात करता हूं। अगर इन ग्राम पंचायतों को देखें तो कार्य योजना, स्वीकृत कार्य योजना, क्रयादेश, एस्टीमेट, टीएस, एमबी, क्रयादेश मांग पत्र, बिल वाउचर, मास्टर रोल, एमबी, निर्माण समिति का अनुमोदन, भुगतान आदेश, उपभोग प्रमाण पत्र, 3 स्टेप फोटो, निविदा से संबंधित प्रपत्र जैसे निविदा प्रकाशन हेतु जारी पत्र, प्रकाशित विज्ञप्ति, निविदा आमंत्रण पत्र, प्रस्तुत निविदा कोटेशन, निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत तुलनात्मक चार्ट, निविदा बिक्री के साथ प्राप्त धनराशि। उसके आगे चलते, इसके बाद है 6 समितियां ग्राम पंचायतों में होती हैं। इनका पहले गठन का पंजिका होनी चाहिए और उसके साथ इनका अलग अलग बैठक पंजिका, कार्यवृत्ति पंजिका होनी चाहिए। तो संबंधित 6 समितियों के गठन से संबंधित प्रपत्र, 6 समितियों के अलग अलग कार्यवाही पंजिका, आवक जावक जिसको हम रिसीप्ट एंड डिस्पैच पंजिका कहते हैं, शिकायत पंजिका, स्टॉक पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, जन्म मृत्यु अंकन पंजिका, परिवार रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, कैशबुक, ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी कटौती विवरण पंजिका, आयकर कटौती पंजिका एवं कर जमा किए जाने से संबंधित रसीद आदि ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो सभी होने चाहिए। अगर 17 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं तो निसंकोच इन 17 करोड़ रुपए के सापेक्ष इन ग्राम पंचायतों में 50,000 से अधिक अभिलेख होने चाहिए पन्नों की। मैं केवल निविदा की बात करूं, अगर 5 वर्षों की बात करें तो 5 वर्षों में एक ग्राम पंचायत में अगर वह 100-200 प्रपत्र अगर अर्जित किए हों, अगर कार्य में लाए गए हों, तो हजारों की संख्या में होगी। जब सुनवाई, तो पहली सुनवाई हुई तो कोई उपस्थित नहीं था। दूसरी सुनवाई में चूंकि मुख्य विकास अधिकारी को बुलाया गया था, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा वो तो नहीं उपस्थित हुए, लेकिन आदरणीय श्री विकास कुमार चौधरी जी सुनवाई दिनांक 11 जनवरी 2024 को उपस्थित थे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है और अगर ऐसा कृत्य किया गया तो मैं निश्चित इस पर भी ध्यान आकर्षित कराऊंगा और इस पे क्या हो सकता है यह भी आपके समक्ष रखूंगा। आदरणीय विकास कुमार चौधरी जी जब उपस्थित हुए तो 17 ग्राम पंचायतों के संबंध में माननीय आयोग के समक्ष केवल 2 ग्राम पंचायतों से संबंधित तुलनात्मक चार्ट और प्रपत्र रखे। कुल 2 ग्राम पंचायत कौन कौन सी थी? गिरधरपुर एवं धौराहरा में प्रसादी खात से संबंधित मात्र 2 कार्यों के संबंध में तुलनात्मक चार्ट तथा आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई, शेष प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस प्रकार इनके द्वारा गिरधरपुर और प्रसादी इसके संबंध में मात्र 2 ग्राम पंचायतों से संबंधित 16 प्रति प्रस्तुत की गई थी जो मूल अभिलेखों की प्रति थी। इसके साथ ऑनलाइन इन्होंने कुछ प्रस्तुत किया था जिसका वैल्यू नहीं है, ऑनलाइन प्रपत्रों की मांग नहीं की गई थी और आयोग ने इस पे स्पष्ट लिखा था 15 ग्राम पंचायतों से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है यह अभिलेख गायब है। उपस्थित यह आदेश का पार्ट है, मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछे जाने पर पहले यह अवगत कराया गया कि सूचना पूर्ण है, परंतु जब आयोग द्वारा आवेदन के सापेक्ष सूचनाओं के मिलान की बात कही गई तब उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि बहुत से अभिलेख उनके पास उपलब्ध नहीं है। सवाल उपलब्ध नहीं है तो अभिलेख गायब है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय आयोग ने मुख्य विकास अधिकारी को आदेश भी मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह आदेश पार्ट है जो अभी जिला विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया। क्या यह भी संलिप्त है? यह भी विचारणीय है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह सभी आदेशों में है, 5 आदेशों में पार्ट है, 6 आदेशों में। इसमें कहा गया, अतः मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर को आदेशित किया जाता है कि श्री विकास कुमार चौधरी ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा देखे जा रहे क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों से संबंधित गायब अभिलेखों के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। यह मुख्य विकास अधिकारी को आदेश थे और अगर वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो निसंकोच इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जाते, अपनी बात रखते, लेकिन आयोग या किसी न्यायालय के आदेश की समीक्षा करना किसी आम व्यक्ति, आम अधिकारी, लोक सेवक के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर यह मुख्य विकास अधिकारी को सीधे आदेश दिए गए थे
मैं नहीं कहता, यह समीक्षा का विषय वस्तु है। आयोग ने क्या आदेश किया वह सही है गलत है, यह माननीय उच्च न्यायालय ही इसकी समीक्षा कर सकता है। अगर यह आदेश था मुख्य विकास अधिकारी को, तो मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व था कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराते। और यह भी आप जान लें, किसी व्यक्ति के पास रखे हुए अभिलेख, किसी लोक सेवक के पास रखे गए अभिलेख अगर वह जल जाते हैं किसी भी कारणवश, वह दीमक काट दे, वह बाढ़ में बह जाए, वह फट जाए, तो इसकी लाइबिलिटी उस लोक सेवक की है कि उसकी सुरक्षा करने में वह असमर्थ रहा। यही आदेश आयुक्त ग्राम विकास को भी दिए गए थे, जो मैं आपके समक्ष रखा। पुनः दूसरी डेट जो सुनवाई की लगाई गई, वह डेट लगाई गई 5 फरवरी 2024। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतने दिनों में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा तकरीबन 20-22 दिनों में ना तो FIR दर्ज कराए गए और ना ही कोई और कार्यवाही की गई। 5 फरवरी को पुनः एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल 16 पन्ने ही उस सुनवाई में उपस्थित प्रस्तुत किए गए थे और ये कहा गया था कि शेष उनके पास धारित नहीं है। तब माननीय आयोग ने यह भी कहा था आदरणीय श्री विकास चौधरी जी से कि यही शपथ पत्र, यही शपथ पर ध्यान रखिए, यही शपथ पत्र जो आप हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सूचनाओं का, वह प्रस्तुत करेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायतों से अलग अलग। 5 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य विकास अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय उपस्थित थे। उनके द्वारा यह बताया गया कि यह जांच किया जा रहा है, क्या जांच किया जा रहा है कुछ पता नहीं था। यही चीजें मैं इसके बाद आऊंगा 5 फरवरी के बाद क्या हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले 5 ग्राम पंचायतों का डेटा आपके समक्ष रख दूं। उसके बाद इन सारे चीजों विषय वस्तु फिर मुख्य विकास अधिकारी ने क्या किया, आगे क्या प्रक्रिया हुई, इस पे जरूर चर्चा करेंगे। शपथ पत्र क्या प्रस्तुत किया गया और अगर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तो किस प्रकार से किया गया, इन सभी बिंदुओं। उसके बाद हम आते हैं आदरणीय श्री अतुल सिंह यादव जी द्वारा। आदरणीय श्री अतुल सिंह यादव जी द्वारा कुल जो ग्राम पंचायतें देखी जा रही हैं वह 13 ग्राम पंचायतें हैं। अतुल जी यादव से संबंधित 2 आवेदन थे, दोनों आवेदन के अलग अलग रिलेशन थे। एक निविदा और कार्यवाही पंजिकाओं से था, दूसरा सभी बिल बाउचर वगैरह से था। इनके द्वारा जो देखी जा रही है वह गैसड़ा कनकटी, गैसड़ा में जो सबसे ज्यादा था 2,38,66,533 रुपए व्यय किए गए। कनकटी में 2,33,82,730 रुपए व्यय किए गए, 720 रुपए। नागचौरी में 1,44,48,951 रुपए। ये डेटा जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, यह जो ग्राम स्वराज आपके पोर्टल है उससे अपलोड की गई डेटा है। इसके साथ इन लोगों ने क्या क्रय किया गया 2021, बहुत से लोगों ने फॉगिंग मशीन क्रय की, बहुत से लोगों ने कैमरे क्रय की, अनवरत कैमरों का क्रय किया है, बहुत से सामग्री क्रय की गई है, लेकिन किसी के पास ना तो परिसंपत्ति पंजिका है, ना तो स्टॉक बुक है, ना ही यह सामग्रियां कहाँ गई यह कोई लेखा जोखा है। इतना ही नहीं, हमने जब इसका डेटा देखा जो अपलोड की गई है तो हमने देखा लाखों लाख रुपया इन लोगों ने सरकारी नल हैंड पाइप के मरम्मत रिबोर पे खर्च किया। यहां भी प्रश्न उठता है, अगर रिबोर किए गए हैं तो जिसमें से रॉ मटेरियल निकले, जो पाइप निकली, जो और रॉ मटेरियल निकले, उसे कहां स्टोर किया गया? उसे अगर स्टोर नहीं किया गया तो क्या नीलाम कर दिया गया? अगर नीलाम नहीं किया गया तो किस स्टॉक बुक में रखा गया और कहां? ऐसे तमाम विषय वस्तु हैं जिनकी जवाब इनको देना है। इस प्रकार आदरणीय श्री अतुल सिंह यादव जी द्वारा कुल 12,82,47,100, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके द्वारा इस वित्तीय वर्षों में 18-19 से और 23-24 के बीच में इन ग्राम पंचायतों के द्वारा यह भी व्यय किया गया। जब आदरणीय अतुल जी 11 तारीख को सुनवाई में उपस्थित हुए थे 11 जनवरी में, तब इनके पास कुल 145 समथिंग पृष्ठ की सूचनाएं इन्होंने प्रस्तुत किया था। 145 पृष्ठ की सूचना आपने प्रस्तुत किया था इन 13 ग्राम पंचायतों से संबंधित। माननीय आयोग ने यहां भी मुख्य विकास अधिकारी, वही जवाब इन लोगों का था। मुख्य विकास अधिकारी महोदय को वही निर्देश दिया कि मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर को आदेशित किया जाता है कि श्री अतुल सिंह यादव द्वारा देखे जा रहे क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों से संबंधित गायब अभिलेख के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य विकास अधिकारी स्तर से प्रकरण में उनके द्वारा भी जो विलंब किया गया उससे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।
इस प्रकार मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पुनः आदेशित किया गया इसके प्रकरण में भी एफआईआर दर्ज कराने के। मुख्य विकास अधिकारी महोदय दिनांक 5 फरवरी 2024 तक किसी भी प्रकार से एफआईआर दर्ज नहीं कराए, ना ही इसमें किसी प्रकार की जांच की गई। और वैसे भी ये जांच करने के यह लोक सेवक है और आदेशों का माननीय न्यायालय अर्धन्यायिक संस्थाओं के आदेशों के मानने की इनकी व्यवस्था है। अगर यह उस आदेशों से असंतुष्ट है, उस आदेशों से अगर लगता है गलत है, तो निसंकोच उसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकरण विशेषकर जब यहाँ आएगा तो वह है कि वह माननीय उच्च न्यायालय में जाते और ये कहते यह आदेश गलत है और उस पर अपनी बात रखते। परंतु ना ही उन्होंने ऐसा कृत्य किया और ना ही जांच कराई, ना ही एफआईआर दर्ज कराया। मैं अगले पे आता हूं। अगला विषय वस्तु है आदरणीय श्री पीयूष पांडे जी के द्वारा देखे जा रहे ग्राम पंचायतों का। आदरणीय श्री पीयूष पांडे जी द्वारा कुल 12 ग्राम पंचायतों का कार्यभार देखा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा व्यय करने वाली ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत है भरवलिया, 1,51,01,125 रुपए। दूसरे नंबर पे आपकी ग्राम पंचायत है करही खास, 1,38,82,528 रुपए। इसी प्रकार आपके द्वारा देखी जा रहे ग्राम पंचायतों में जो व्यय किया गया 10,92,22,902 रुपए व्यय किया गया। आपकी सूचनाएं और लोगों की अपेक्षा निश्चित ही कुछ ज्यादा थी और आपने जो सूचनाएं प्रस्तुत की थी 11 जनवरी 2024 को, उसमें 11 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की गई सूचनाओं के संबंध में माननीय आयोग ने स्पष्ट उल्लेख किया है। इसमें से जो पहला प्रकरण बिंदु संख्या 234 से संबंधित कुल 682 पृष्ठ की सूचना प्रस्तुत की गई थी। 682 के संबंध में ही और जब मिलान कराया गया, इसमें से बहुत ना तो बिल वाउचर ना तो एमबी ऐसे तमाम चीजें उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में पुनः माननीय महोदय द्वारा, माननीय आयोग द्वारा वही आदेश पारित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर को आदेशित किया था कि आदरणीय श्री पीयूष कुमार पांडे जी के द्वारा देखे जा रहे वही सेम आदेश था और इसमें भी शपथ पत्र की मांग की गई। मैं अगले पे आता हूं। अगला आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी द्वारा देखे जा रहे ग्राम पंचायतों के संबंध में था। आदरणीय हरेंद्र पांडे जी के द्वारा कुल 8 ग्राम पंचायतों का कार्यभार देखा जा रहा है। इन 8 ग्राम पंचायतों में जो सबसे ज्यादा व्यय की गई वह ग्राम पंचायत धोबाहा है। धोबाहा में कुल 2,91,85,145 रुपए व्यय किए गए हैं। और उसके बाद टेउआ ग्रांट में 1,36,07,132 रुपए। नवेल में 1,08,85,939 रुपए। इसी प्रकार से कुल जो 8 ग्राम पंचायतों में व्यय किया गया है, यह व्यय धनराशि है 9,32,91,107 रुपए। और इसके सापेक्ष आदरणीय पांडे जी ने जब माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और जो वहां आपके द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई, वह सूचना भी मात्र कतिपय ग्राम पंचायतों से थी। जो प्रस्तुत की गई थी वो सूचना थी माननीय आयोग का आदेश। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष अपना लिखित कथन तथा क्लस्टर आवंटन की छाया प्रति प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है श्री हरेंद्र पांडे ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव को 2 क्लस्टर धोबाहा तथा टेहुआ ग्रांट, जिसके अंतर्गत कुल 8 ग्राम पंचायतें आती हैं, आवंटित है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने आवेदन के बिंदु संख्या 2 के माध्यम से 19-20-20 में राज्य वित्त 14वां वित्त चौथा वित्त आयोग अंत्येष्टि स्थल स्वच्छ भारत अभियान मद में इसके संबंध में सारी चीजों की मांग की गई थी और जो रसीद वगैरह सारी चीजें। अब इनके द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, ग्राम पंचायत सचिव खुनियाओं द्वारा मात्र ग्राम पंचायत मैनावा से संबंधित 4 कार्यों के संबंध में तुलनात्मक चार्ट आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई। शेष प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अन्य ग्राम पंचायतों से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। 7 ग्राम पंचायतों से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आगे आई मिलान की बात कही गई, तब उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि बहुत से अभिलेख उनके पास उपलब्ध नहीं है। जो सूचना उपलब्ध थी उसकी छाया प्रति प्रस्तुत किया गया और यह स्पष्ट हो चुका था कि आपके पास अगर 7 ग्राम पंचायतों से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं है तो अभिलेख गायब है और जो 1 ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेख दिए गए वह भी अपूर्ण थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय आयोग ने पुनः वही मुख्य विकास अधिकारी को वही आदेश पारित किया और आयुक्त ग्राम विकास को वही आदेश पारित किया। यह 4 प्रकरण तकरीबन एक जैसे थे कि संबंधित के द्वारा
अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। मैं जो पांचवा विषय है वह आदरणीय श्री राकेश कुमार पाठक जी द्वारा देखे जा रहे ग्राम पंचायतों से संबंधित है। यह थोड़ा और लोगों से हटके है। इन्होंने पहली सुनवाई जब 11/1/2024 को की गई तो इन्होंने स्वतः इस बात का उल्लेख किया था कि इनके पूर्ववर्ती आदरणीय श्री जो उस समय कार्यरत थे, इनके पूर्व में जो काम कर रहे थे इन ग्राम पंचायतों में, श्री जय सिंह गुप्ता जी द्वारा कोई अभिलेख इन्हें हस्तगत ही नहीं कराए गए। मैं इस पे भी चर्चा करूंगा और पहले बता दूं कि इनके ग्राम पंचायतों में क्या व्यय किया गया है। इनके द्वारा जो ग्राम पंचायतें देखी जा रही है वह तकरीबन 12 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा व्यय करने वाली ग्राम पंचायत भरवलिया है, 1,51,01,125 रुपए। नंबर 2 पे मैं क्षमा चाहूंगा, यह आदरणीय पीयूष जी का हमने पढ़ दिया। इस तरह से राकेश जी का था। और राकेश जी के द्वारा देखी जा रही ग्राम पंचायतों के संबंध में मैं सबसे पहले बताऊं कि इसमें एक मुख्य सचिव का पत्र था। यह मुख्य सचिव का पत्र जो 1 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, यह पत्र नहीं शासनादेश है। यह शासनादेश मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय और जिला विकास अधिकारी कार्यालय और खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभी को प्राप्त है। यह जो संबोधन है समस्त जिलाधिकारी को संबोधित है और हमारे यहाँ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में और जिला विकास अधिकारी कार्यालय में 7/12/2017 को प्राप्त भी है और वहां से यह 7/12/2017 को ही समस्त खंड विकास अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया। अर्थात इस शासनादेश की जानकारी हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे जिला विकास अधिकारी महोदय और समस्त 14 खंड विकास अधिकारियों को थी। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है अगर किसी ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण होता है और वह अगर 10 दिनों में अभिलेख हस्तगत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, यह पैरा 3 में स्पष्ट लिखा गया है। और उसके बाद भी अगर 10 दिन में अभिलेख हस्तगत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराया जाए। सवाल यह उठता है, यह सभी को जानकारी है, यह शासनादेश है, तो श्री जय सिंह गुप्ता जैसे लोगों का स्थानांतरण जनपद के बाहर हो गया और उनके द्वारा अभिलेख नहीं दिए गए, फिर भी उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। अब सवाल उठता है, यह किसकी जिम्मेदारी है और यह किसको क्रियान्वयन करना था और इसके लिए कौन कौन लायबल है और किसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने अभिलेख हस्तगत नहीं किए तो सबसे पहले आदरणीय श्री राकेश कुमार पाठक जी का दायित्व था कि तत्काल वह विदिन 3 दिनों के अंदर अपने जो खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी हैं उनको अवगत कराते और उनको अवगत कराते। उसके उपरांत हमारे सहायक विकास अधिकारी का यह दायित्व था कि वह जब भी अपने यहाँ से उन्हें कार्यमुक्त के संबंध में पत्राचार करते तो यह जरूर देखते कि इन इतने वित्तीय वर्षों में उन्होंने जो कार्य किया उसके अभिलेख कहाँ है, जो सामान क्रय किया गया वो सामग्री कहाँ है और पूर्ववर्ती द्वारा दिए गए जो अभिलेख हैं वो कहाँ है। परंतु वहां पे जो हमारे एडीओ पंचायत हैं वह प्रभारी के रूप में आदरणीय श्री विकास चौधरी जी हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। जब भी एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में किसी भी ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण होता है तो यह इंपॉर्टेंट है कि एडीओ पंचायत इन अभिलेखों को हस्तगत कराए और यह प्रक्रिया अपनाए। अगर किसी भी ग्राम पंचायत सचिव, जिसमें दोनों आते हैं ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, का स्थानांतरण एक खंड से दूसरे खंड विकास खंड में होता है तो एडीओ पंचायत के उस पत्र का आलोक में खंड विकास अधिकारी इस चीज का अद्यता प्रमाण पत्र देते कि इनके समस्त जो भी अभिलेख, जो भी सामग्री है यह हस्तगत करा दिए गए हैं, तभी उनका वेतन जिला पंचायत राज अधिकारी वहां से रिलीज करते। तीसरी बात आई, अगर किसी भी ग्राम पंचायत सचिव, चाहे वह ग्राम विकास अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो, अगर उनका स्थानांतरण किसी जनपद से दूसरे जनपद में होता है तो पुनः वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। एडीओ पंचायत से शुरुआत होगी और इसमें अगर पंचायत सचिव हो तो जिला पंचायत राज अधिकारी का भी अद्यता प्रमाण पत्र आएगा और अगर ग्राम विकास अधिकारी हैं तो जिला विकास अधिकारी का यह नोड्यूल देना चाहिए कि इनके पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो सरकारी अभिलेख, सरकारी सामग्री हो और तत्पश्चात उनको उस जनपद से कार्य मुक्त दिया जाता और अगले जनपद में उनका वेतन रिलीज होता। जय सिंह गुप्ता जी द्वारा एक जनपद से जौनपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया।
वेतन रिलीज हो गया, आज तक अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सवाल उठता है, क्या इसमें जय सिंह गुप्ता ही दोषी हैं या वह एडीओ पंचायत, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, ये सभी दोषी हैं? यह भी विचारणीय प्रश्न है। लेकिन सवाल वही उठता है कि ग्राम पंचायतों का भ्रमण होता है, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण होता है, ब्लॉकों का निरीक्षण होता है और यह अनवरत वर्षों से चला आ रहा है। हर वर्ष होते हैं। कभी एडीओ पंचायत साहब करेंगे, कभी खंड विकास अधिकारी करेंगे, कभी जिला विकास अधिकारी महोदय करेंगे, कभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय करेंगे, कभी जिला और उसके बाद में कभी मंडलायुक्त महोदय करेंगे, कभी इसके जो उपनिदेशक पंचायती सभी करते हैं। लेकिन ना कभी अभिलेखों के संबंध में उनकी टिप्पणी होती है, ना सामग्रियों के संबंध में टिप्पणी होती है, ना ही इन व्यवस्थाओं पे टिप्पणी होती है। सवाल ये उठता है कि केवल ग्राम पंचायत ही सचिव दोषी क्यों है? सवाल ये उठता है, यह अधिकारी किस लिए निरीक्षण करते हैं? ऐसा तो नहीं जो समाज में वार्ता चल रही है, जो लोग कहते हैं कि यह जो यहाँ जो समीक्षाएं करने का, यहाँ जो इन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य आप जानते हैं। चूंकि वह तथ्य मेरे पास नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं आपके समक्ष मैं उसको रखना उचित नहीं समझता हूँ। मैं आता हूं अब 5 फरवरी के बाद। 5 फरवरी को भी एक आदेश पारित हुआ सभी के विरुद्ध, कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही, कई चीजें हैं, मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। अब उन चीजों पे आते हैं जो अब सबसे महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी को हमारे मुख्य विकास आदरणीय जयेंद्र कुमार जी द्वारा 5 आदेश जारी किए जाते हैं। यह 5 आदेश पांच त्रिय स्तरीय समिति गठित की जाती है। सबसे पहला एक समिति है श्री आलोक उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी भनवापुर, श्री संजय पटेल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड भनवापुर, श्री अरशद लेखाकार विकास खंड भनवापुर। यह त्रिस्तरीय समिति को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो अभी विकास खंड सुनिया श्री पीयूष कुमार पांडे जी द्वारा जो क्लस्टर देखे जा रहे हैं, जो एलिगेशन लगे हैं, उन जबकि इनको सीधे एफआईआर कराए जाने का आदेश था। कहीं भी यह संशय आयोग ने व्यक्त नहीं किया है कि इसमें संशय है। आयोग ने इनको स्पष्ट आदेश दिया है कि आप एफआईआर कराइए। लेकिन मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा, और उस समय तो कोई कृत कार्यवाही नहीं की गई। पुनः जब माननीय आयोग की यहाँ आयोग में सुनवाई हुई 5 तारीख को, तब ये आगे आते हैं, फिर भी एफआईआर नहीं कराते हैं और एक आदेश जारी करते हैं जांच के। आयोग ने जांच कराने के लिए नहीं कहा, आयोग ने आपसे नहीं कहा जांच करके कार्यवाही करिए। ये तो स्पष्ट है कि इतने अभिलेख हैं, अभिलेख कहाँ हैं? अब स्पष्ट है कि उनके द्वारा अगर आप पास अभिलेख नहीं है तो आप एफआईआर कराइए। यह तो पुलिस की विवेचना का विषय वस्तु है, कौन से अभिलेख हैं, कौन से नहीं है, वो सही है कि गलत है। आपको माननीय आयोग के आदेश के क्रम में एफआईआर दर्ज कराने चाहिए थे, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा। और अगर आपके द्वारा संबंधितों को अनुचित संरक्षण दिया गया तो निसंकोच कार्यवाही आप पर भी होनी चाहिए, चाहे आप किसी पद पे हो, क्योंकि यहाँ एक लोक सेवक ही। मैं आता हूं, यह पीयूष पांडे जी के संबंध में था। और दूसरी चीज इसमें यह भी लिखा गया था, मैं इस आदेश का कुछ अंश आपसे कहना चाहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर आख्या उपलब्ध कराएं। 1 सप्ताह अर्थात 13 तारीख तक इस पे आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना था। आज 17 तारीख है। 17 तारीख तक इस आदेश पर ना ही कोई जांच की गई। अगर जांच की गई, पत्र जारी किए गए, तो क्या किए गए इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। और जहां तक मैं जानता हूं आज तक जांच नहीं की गई। क्योंकि इसमें मैं भी एक पार्टी हूं, मैं याचक हूं, मैं आवेदक हूं, तो मैंने भी इसमें पूरी पत्र इसके संदर्भ में पूरी जांच अधिकारी को प्रेषित किया, परंतु जांच अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरा आदेश जो किया गया, यह श्री अरुण कुमार पांडे जी, खंड विकास अधिकारी जोगिया, श्री ओम प्रकाश चौधरी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड जोगिया, श्री लक्ष्मी शंकर लेखाकार विकास खंड जोगिया की समिति गठित की गई और इनसे संबंधित क्लस्टर जो आदरणीय श्री विकास कुमार चौधरी जी द्वारा देखे जा रहे हैं, यानी कि 17 ग्राम पंचायत, उनके संबंध में जांच अधिकारी नामित किया गया था। पुनः वही था, 1 सप्ताह में आपको आख्या देनी थी, परंतु 1 सप्ताह कौन कहे, आज 13 तारीख कौन कहे, आज 17 तारीख हो गया, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही, कोई आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया। अगला जांच आदेश
श्री राजकुमार खंड विकास अधिकारी इटवा, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड मिठवल, श्री महेंद्र कुमार लेखाकार विकास खंड इटवा, इनको बनाया गया। और इनसे आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी द्वारा देखे जा रहे क्लस्टर 8 ग्राम पंचायतों के वही आदेश थे। इसके उपरांत श्री अमित सिंह खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज, श्री ब्रजेश गुप्ता सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड डुमरियागंज, श्री राकेश सोनकर जी लेखाकार विकास खंड डुमरियागंज की समिति गठित की गई। और इनके द्वारा श्री अतुल सिंह यादव जी द्वारा देखे जा रहे क्लस्टर अर्थात उन 13 ग्राम पंचायतों के संबंध में जांच आख्या अपेक्षित की गई। 13 तारीख के बजाय आज 17 तारीख व्यतीत हो गया, अभी तक कोई जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा मैं संज्ञानित हूं। अगला आया श्री आलोक उपाध्याय जी खंड विकास अधिकारी भनवापुर, श्री संजय तुमने आपके समक्ष रखा। अब सवाल ये उठता है, मैंने ये अभी अभिलेख के संदर्भ में डाटा रखा। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं। मैं नहीं जानता कि अगर आग लगी कि नहीं खुनियाओं में, लेकिन अगर यह बातें जो छन के आ रही हैं, अगर ऐसा हुआ किसी शॉर्ट सर्किट के संबंध में, तो निसंकोच अगर एक अभिलेख को छुपाने के दृष्टिगत ऐसा कृत्य किया गया है तो यह उससे भी भयावह है, क्योंकि अभिलेख जांच के क्रम में अगर ऐसा होता है तो लायबिलिटी आपकी फिक्स होगी। इसमें कई प्रश्न उठते हैं। मैंने जो सुना कि और जो मुझे जानकारी है कि एडीओ पंचायत जी का हमारे कहीं न कहीं कार्यालय का मरम्मत हो रहा है और यह किसी दूसरे के नाम से आवंटित कोई आवास है जिसके संबंध में ऐसा बताया गया है। तो पहला सवाल ये उठता है कि जब 2023 में यह आदेश जारी कर दिए गए कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख, उनके सारी चीजें उस ग्राम पंचायत के जो सचिवालय है, जो आपका ग्राम पंचायत भवन है, उसमें संरक्षित किया जाना है या उनके कस्टडी में रखा जाना है, तो अगर यह अभिलेख फिर विकास खंड पर कैसे पहुंचे, यह सबसे बड़ी बात है। अगर विकास खंड पे पहुंचे तो खुनियाओं पर कैसे पहुंचे, क्योंकि खुनियाओं विकास खंड पर इसकी जांच नहीं होनी थी। इन अभिलेखों की जांच अलग अलग विकास खंडों में होनी थी और अलग अलग खंड विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के द्वारा होनी थी। ऐसे तमाम विषय वस्तु हैं कि जांच अगर अभिलेखों के संबंध में ऐसा कृत्य किया गया है तो निश्चित ही इस पे हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को संज्ञानित होना चाहिए, जो नियमतः है, और उन्हें शासन से इन ग्राम पंचायतों के विगत 10 वर्षों में कराए गए समस्त कार्यों की जांच कराई जानी चाहिए। अभिलेख गायब हो जाने मात्र से जांच प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि 2017 से लेकर सारे अभिलेख आपकी ऑनलाइन है, आपकी कार्य योजनाएं ऑनलाइन है और जिससे आपने मटेरियल सप्लाई लिया है, उसको जो भुगतान किया है, वह समस्त डेटा आपके बैंक अकाउंट में है। और अगर उन्होंने सामग्री आपको सप्लाई की है तो उनका विवरण जीएसटी विभाग को है। ऐसे तमाम विषय वस्तु हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा कृत्य किया गया है तो और भयावह है, ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। यह देश के दीमक ही नहीं, हम ऐसे लोगों को अगर इस मानसिकता से कृत्य करते हैं तो हम कह सकते हैं ऐसे लोगों को सरकार विशेष रूप से ट्रीट करनी चाहिए। एक तो गलती आपने पहले करी, माननीय आयोग ने आदेश, आपके आदेश से स्वयं स्थापित है कि अभिलेख गायब है। अभिलेख क्यों गायब है, मैंने एक बार आपसे चर्चा करी थी और वर्तमान समय में हमने खुनियाओं के जो आवास आवंटित किए गए हैं इसके संबंध में भी मैंने आवास की सूची मंगाई है। एक दिन मुझे फोन आया, एक महिला ने फोन किया लगभग 10 दिन पहले। पता चला उसके आवास के संबंध में स्वीकृति उसकी हुई और वह पैसा दूसरे के खाते में चला गया। इसके संबंध में मेरी परसों वार्ता भी हुई हमारे परियोजना निदेशक महोदय से। उन्होंने कहा कि संभवतः, जहां तक उन्होंने बताया, अभी उनके पास इसकी ना तो आख्या पहुंची है, और उन्होंने कहा अगर ऐसा किया गया, शायद जिनके कार्यकाल में वह पैसा दूसरे के खाते में भेजा गया, शायद अगर वो जमा भी कर दिया गया तो निश्चित है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि जो संज्ञान में आया उसकी तो आपने भरपाई कर दी। ऐसे कितने आवास होंगे, कितने शौचालय होंगे, कितने कार्य होंगे जो नहीं कराए गए। तो निश्चित ही अगर ऐसा कृत्य किया गया है किसी के स्तर से तो उन्हें जवाब तो देना ही होगा कि वह अभिलेख वहां कैसे पहुंचे। और दूसरी बात, अभिलेख कितने भी आपके पास हैं, जब माननीय आयोग के समक्ष आपने शपथ पत्र दिया और माननीय आयोग के समक्ष आपके वह समक्ष अभिलेख संरक्षित हैं, तो उससे इतर तो अभिलेख हो ही नहीं सकते।
अब मैं आता हूं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला विकास अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय और जांच समितियों के क्रियाकलापों पे और उनके कर्तव्यों पे और उनके द्वारा जो डीले किए गया उनके संबंध में। जब एक अर्धन्यायिक संस्था, एक न्यायालय का आदेश था, तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? क्या उनके द्वारा भी कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता दर्शाई गई? क्या अनुचित संरक्षण दिए गए? क्यों नहीं तत्काल एफआईआर कराए गए? 5 के बाद अगर उनके द्वारा आदेश दिया गया तो उस आदेश के क्रम में जांच समितियों ने 1 सप्ताह में अपनी कार्यवाही क्यों नहीं की? दूसरा प्रश्न है कि अगर उन्होंने अभिलेख 1 सप्ताह में उन्होंने कोई पत्राचार, जैसा मेरे पास अभी जानकारी है कि डुमरियागंज से जो हमें पिला 13 तारीख को पत्र जारी किए गए, तो फिर अगर 13 को पत्र जारी किए गए, आदरणीय श्री अतुल जी यादव का संभवतः जांच वहां से है, तो अतुल सिंह यादव जी ने अपने अभिलेख क्या क्या प्रस्तुत किए, यह भी विचारणीय है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो मैं आपके समक्ष छोड़ के भी जा रहा हूं और इस निवेदन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, यह जनपद आपका है, यह देश आपका है। निसंकोच आज कहते हैं कि यह मान के बैठ जाना जो हो रहा है उचित हो रहा है और कहीं न कहीं इसकी भरपाई हमें आप सभी को करना है। आने वाले समय में आप स्वयं से पूछिएगा कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे किया। प्रश्न तो बहुत लगेंगे, आप अच्छा कार्य करेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके साथ खड़े होंगे। आप कहीं न कहीं ईमानदारी से वर्क करेंगे, आपसे करीबी बहुत कम होंगे और कहीं न कहीं एलिगेशन लगाने वाले बहुत होंगे। परंतु मैं अपेक्षा करता हूं, जिस प्रकार अपने परिवारों के लिए दिन रात आप एक करते हैं, जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए कहीं न कहीं आपकी सोच होती है कि आने वाली सभी पीढ़ियों को हम संरक्षित कर दें, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा 2014 में हम विदेशी कर्ज तकरीबन 51 लाख हजार करोड़ के आसपास थे, आज 250 लाख हजार करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये भरपाई हमें आपको करना होगा, हम आप नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ियां करेंगी। ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इसकी भरपाई हम सभी को करना होगा। आदरणीय रमेश शुक्ला जी हमसे जुड़े हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूं, फिर आगे अपनी बात जारी रखेंगे। माननीय राज्य सूचना आयोग एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जिसके आदेशों का क्रियान्वयन सीपीसी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, बिल्कुल मैं यही बताना चाहता हूं और होना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। आदरणीय शुक्ला जी, निसंकोच आपका समर्थन बार बार मिलता है, आप सभी लोग जुड़े हैं, इनका समर्थन बार बार मिलता है। लेकिन अगर आप भ्रष्ट संस्थाओं में कहें तो आज राज्य सूचना आयोग से ज्यादा भ्रष्ट कोई संस्था नहीं है। मुझे सार्वजनिक पटल पे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई खेद नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारे तथ्य हैं। मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा, उन समस्त आदेशों के साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार 2000 से लेके 5000 तक लेके केसों को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार आरटीआई की हत्या की जा रही है। हमने हमेशा सुना है, कोर्टों में भी सुना है, लोगों से भी सुना है। लोगों का पहला प्रश्न ये होता है, इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आरटीआई लगाई जा रही है तो इनका उद्देश्य क्या है, पहला प्रश्न आता है। बहुत से कोर्टों में बात उठाई जाती है, लेकिन कभी किसी भी लोक सेवक ने यह प्रश्न खुद से नहीं उठाया कि उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का उनका क्या उद्देश्य है। अगर हमारे जनपद में अगर हम केवल खुनियाओं की बात करें तो विकास खंड जनपद में सबसे ज्यादा राज्य वित्त केंद्रीय वित्त व्यय करने वाली विकास खंड खुनियाओं है, जहां इन्होंने 1 अरब 9 करोड़ से ज्यादा इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया है। सवाल ये उठता है कि अगला प्रश्न केवल एलिगेशन अगले एक व्यक्ति पर क्यों उठता है, इन संस्थाओं पर क्यों नहीं उठता जहां भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनको एक शक्ति प्रदान की गई है। निश्चित ही मैं इसको अनुरोध जारी रखूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप सब कहीं न कहीं थोड़े से अगर जागरूक होंगे, और मेरी कोशिश होगी, मैंने जो अभी बात रखी, जो जांच आख्याएं आई हैं, अभी तो मैं खुनियाओं को ही लेके चलूंगा, जो जांच आख्याएं आई हैं वो जांच आख्याएं क्या हैं, जो अभी आवंटन किए गए हैं, अभी तो मैं सिर्फ इन्हीं ग्राम पंचायतों में उठाऊंगा बात, और वो ग्राम पंचायत की सूची के साथ रखेंगे कितने लोगों का आज भी एलिगेशन है उन्हें आवास नहीं मिला है, और जबकि उनके आवास स्वीकृत हो चुके हैं, और आवास स्वीकृत ही नहीं वह धनराशि भी आ चुकी है। ऐसे तमाम विषय। एक छोटा सा गांव हमने देखा, जो हमने सूची पढ़ी, एक छोटा सा गांव है मिर्जापुर करके है खुनियाओं में, जहां एक उनका टोला है, मिला जुला के 5 आवास है, और उन 5 आवासों पे 16 17 शौचालय आवंटित हैं। बताइए, अकबरपुर जैसे छोटे से टोले में जहां 4 ही आवास बने हुए हैं, वहां 20 4 ही लोग रहने वाले हैं, 20
शौचालय कैसे आवंटित है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। यह स्थितियां सभी जगह की है। आवासों की स्थिति आपके समक्ष है। ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त की स्थितियां आपके समक्ष है। मेरा दायित्व है कि इतनी लड़ाई के बाद भी अपनी डेटा आपके समक्ष रखते हैं, यह मानते हुए हो सकता है कल मैं आपके साथ न रहूं, क्योंकि आप भी जानते हैं इतना आसान नहीं होता। लेकिन तकलीफ तब होती है इन सारी चीजों का डेटा आपके समक्ष रखने के उपरांत भी आप लोग आज भी उस तंद्रा में सो रहे हैं जैसे कोई आपकी हानि ही ना हो। केवल एक विचार करिएगा कि विदेशी कर्ज 2014 में 50 लाख हजार करोड़ के आसपास थे, आज 2.5 उसका 5 गुना अधिक है। यह भले आज न करना हो, ये बातें आज तक आप तक न पहुंचती हो या हो सकता है 5 साल बाद पहुंचे, परंतु इस देश की स्थिति क्या होगी इस पे जरूर विचार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।